हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल फिजिक्स हॉल्ट पे। मैं अभिराज आपका स्वागत करता हूं इस संडे स्पेशल वीडियो में। इस संडे स्पेशल वीडियो में हम लोग बुक को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। इस संडे स्पेशल वीडियो जो आने वाले दिनों में भी हेल्ड किया जाएगा, इसमें मैं बेसिकली आपको साइंटिफिक बुक्स जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है उनके बारे में डिस्कस करूंगा। इनको बहुत ग्रेटेस्ट फिजिसिस्टों ने लिखा है, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन सर का बुक, स्टीफन हॉकिंग सर का बुक, रोजर पेनरोज सर का बुक और बहुत सारे। तो सबसे पहली वीडियो जो मैंने चुनी है और सबसे पहली बुक जो मैंने सेलेक्ट की है वो है द गॉड इक्वेशन। जी हाँ, द गॉड इक्वेशन, जो कि लिखा गया है मिचियो काकू के द्वारा। मिचियो काकू एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट है जिन्होंने बहुत सारा बेहतरीन बेहतरीन बुक्स लिखा है। और इनका जो मेनली योगदान है साइंस को लेके, फिजिक्स को लेके, वो है स्ट्रिंग फील्ड थ्योरी में। आपने सुना होगा स्ट्रिंग थ्योरी। जी हाँ, उनके को फाउंडर और फाउंडर मिचियो काकू ही है। तो आज इस वीडियो में हम लोग उन्हीं का बुक जो कि इसी ईयर पब्लिश हुआ है, न्यूली पब्लिश बुक जिसका नाम है द गॉड इक्वेशन, इसके बारे में जानने वाले हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग इसके एक एक चैप्टर को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मैं एक चीज आपसे आशा करता हूं, इस वीडियो, इस बुक के एक्सप्लेनेशन के दौरान अगर कुछ बातें जो आपको ऐसी लगे कि मैं कुछ कम बता रहा हूं या कुछ आगे की बात कर रहा हूं, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो। कोई अगर आपके पास बेहतर आइडिया है, बेहतर एक्सप्लेनेशन है इस बुक को लेके या कुछ लाइन को लेके, कुछ सेंटेंस को लेके, कि आपको लगता है कि आप इससे बेहतर इस चीज को बता सकते हो, तो आप प्लीज और प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में डिस्कस करें इस चीज को, ताकि मैं सीख सकूं और ग्रो कर सकूं। बात समझ में आ रही है ना? तो ये बेसिकली वीडियो एक फिजिक्स लवर, एक नेचर लवर, एक साइंस लवर और एक नॉन एकेडमिक या एकेडमिक कोई भी स्टूडेंट जो कि साइंस को प्यार करते हैं, साइंस को पढ़ना चाहते हैं, साइंस को सीखना चाहते हैं, उनके लिए है। और दूसरी बात, जो भी स्टूडेंट्स या जो भी पीपल या ग्रुप ऑफ पीपल आगे साइंस में रिसर्च करना चाहते हैं या अपने हायर स्टडीज में साइंस जैसे फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को लेना चाहते हैं, तो उन सबों के लिए ये वीडियो या इस प्रकार के जो भी वीडियो आने वाले हैं वो बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। तो फिर से मैं आपको एक बार कह देता हूं, इस बात का ध्यान रखिए कि एक्सप्लेनेशन के दौरान अगर आपके पास कुछ बेटर अप्रोच है, कुछ बेटर तरीका है समझाने का, तो आप प्लीज और प्लीज कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम ग्रुप में मेरे को मैसेज करिए, ताकि मैं उसे सीख के अपने आप को डेवलप कर सकूं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मिचियो काकू का बुक जो कि है आपका बेस्ट सेलर बुक है न्यूयॉर्क टाइम्स का। अगर हम लोग बात करें तो ये एक बेस्ट सेलर बुक है आपका, न्यूयॉर्क टाइम का बेस्ट सेलिंग ऑथर है ये। मतलब जो न्यूयॉर्क टाइम मैगजीन आता है उसके मिशियाओ काकू जो है बेस्ट सेलिंग ऑथर है। और इस बुक का नाम क्या है? इस बुक का नाम है द गॉड इक्वेशन। द गॉड इक्वेशन। अब सबसे पहली बात जो आती है कि द गॉड इक्वेशन का मतलब क्या है। तो जैसा कि आप इस नाम से ही क्लियर हो रहे होंगे, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अगर मैं इसे जूम करके आपको बताऊं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेसिकली, दी गॉड इक्वेशन। देखिए, द का मतलब तो आप क्लियर हो, इक्वेशन का मतलब भी आप क्लियर हो कि जो इक्वेशन होता है, जैसे कि एज फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूं, जैसे कि E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ये भी एक फेमस इक्वेशन है। बहुत सारे, जैसे कि E इक्वल्स टू एच म्यू, ये भी एक इक्वेशन है, प्लैंक्स का इक्वेशन है। या ऐसे ढेर सारे ऐसे इक्वेशंस आपको मिलेंगे। तो आपको पता है कि फिजिक्स में इक्वेशन क्या होता है। अब इसके आगे एक वर्ड लगा हुआ है गॉड, मतलब एक ऐसा इक्वेशन, एक ऐसा फॉर्मूला जिसे कहा गया है गॉड फॉर्मूला। गॉड फॉर्मूला मतलब क्या? द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, मतलब एक फॉर्मूला जिसकी मदद से आप पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लेन कर सको। उस फॉर्मूला को, उस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं द गॉड इक्वेशन। मतलब द गॉड कहने का यहाँ क्या मतलब है? कंप्लीट इक्वेशन, कंप्लीट, अगर मैं अच्छे लैंग्वेज में लिखूं, कंप्लीट सिंगल
equation that explains the whole universe, the whole universe। बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पे गॉड का यही मतलब है। तो द गॉड इक्वेशन मतलब क्या? एक सिंपल, एक वन लाइन इक्वेशन जो कि हमारे यूनिवर्स को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दे, फ्रॉम द स्टार्टिंग टू बिग एंड। फ्रॉम, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो एक इक्वेशन जो कि एक्सप्लेन कर दे हमारे यूनिवर्स के बारे में, उसे हम लोग क्या कहेंगे? गॉड इक्वेशन कहेंगे। तो इस बुक में इसी के बारे में चर्चा किया जा रहा है। चर्चा कहने का क्या सेंस है कि क्या हम लोगों ने गॉड इक्वेशन डिस्कवर कर लिया है, या हम लोग कहाँ तक अब अभी तक फिजिक्स में पहुंचे और कब हम लोग गॉड इक्वेशन को डिस्कवर कर पाएंगे। तो आगे आने वाले स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे कि इस बुक में क्या बताने की कोशिश किया गया है बाय मिचियो काकू। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, नीचे में एक लाइन लिखा हुआ है, द क्वेस्ट फॉर अ थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। सबसे पहले तो क्वेस्ट का मतलब क्या होता है? क्वेस्ट का मतलब होता है प्यास, या तो इसको इंग्लिश में कहूं नीड। मतलब हम लोग खोज रहे हैं, सर्च कर रहे हैं किस चीज का? द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, मतलब हर चीज का एक थ्योरी। ये बुक उसी से रिलेटेड है। दोनों, ये जो द गॉड इक्वेशन या द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, दोनों इक्विवेलेंट बात ही कहा जा रहा है। मतलब हम लोग एक थ्योरी ढूंढना चाहते हैं जो कि यूनिवर्स के हर फिनोमेनास को एक्सप्लेन कर दे, अ सिंगल थ्योरी। और उस थ्योरी में एक सिंगल इक्वेशन ढूंढना चाहते हैं जिसको हम लोग क्या कहेंगे? द गॉड इक्वेशन कहेंगे। बात समझ में आ रही है ना? आई होप आपको इस बुक के टाइटल के बारे में क्लियर हो गया होगा कि ये बुक का टाइटल एक्चुअली बता क्या रहा है। जो टाइटल है द गॉड इक्वेशन, मतलब एक सिंगल इक्वेशन जो कि पूरे यूनिवर्स के हर फिनोमेना को एक्सप्लेन कर दे, फ्रॉम द बिग बैंग इफ टू द एंड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस बुक में और देखते हैं कि क्या क्या इंटरेस्टिंग इस बुक्स में होने वाला है। तो चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, आल्सो बाय मिचियो काकू, मतलब मिचियो काकू ने इन सबों बुक्स को भी लिखा है, आप जाके पढ़ सकते हैं विकिपीडिया में। द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी, द फ्यूचर ऑफ माइंड, फिजिक्स ऑफ द फ्यूचर, फिजिक्स ऑफ द इम्पॉसिबल, पैरेलल वर्ल्ड्स, हाइपर स्पेस, विजन्स, आइंस्टाइंस कॉस्मोस, बियॉन्ड आइंस्टाइन, इन सबों बुक्स को मिचियो काकू ने लिखा है। तो आप आराम से विकिपीडिया पे, इंटरनेट पे जाके इन सबों बुक्स के बारे में पढ़ सकते हैं, और हो सकता है आने वाले वीडियोस में हम लोग इन सबों बुक्स पे भी डिस्कस करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पेज पे। और जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे मिचियो काकू के बारे में बताया गया है कि वो एक प्रोफेसर और थियोरेटिकल फिजिक्स के हैं। कहाँ पे? सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में वो एक प्रोफेसर है। ये चीज तो आपको क्लियर हो ही गया है कि द गॉड इक्वेशन या द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के बारे में। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके कंटेंट की तरफ। ये जैसा कि देखें कि इन्होंने अपने बुक को डेडिकेट किया अपने वाइफ के लिए और अपने सन्स के लिए, और सॉरी डॉटर्स के लिए डेडिकेट किया, मतलब अपने बच्चों के लिए ये बुक डेडिकेटेड इन्होंने किया है। अब देखते हैं कि इस वीडियो में आखिर किस प्रकार के कंटेंट, आखिर इस वीडियो के कंटेंट क्या होने वाले हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, सबसे पहला जो कंटेंट जो शायद आज हम लोग सीखने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू द फाइनल थ्योरी। मतलब पहले कंटेंट में ये आपको बताया गया है कि आखिर फाइनल थ्योरी का इंट्रोडक्शन क्या है, आप उसको स्टार्ट कैसे करोगे, कैसे आप अपने पुराने जर्नी को आज तक के जर्नी तक जोड़ोगे, उसी को हम लोग कहते हैं इंट्रोडक्शन टू फाइनल थ्योरी, जो कि हम लोग आज सीखने वाले हैं। और पहले चैप्टर में आप देखेंगे यूनिफिकेशन द एंशिएंट ड्रीम। मतलब हमारा ये काम है कि हम लोग थ्योरीज को यूनिफाई करें। जैसे कि आपको पहले पता था कि पहले इलेक्ट्रिसिटी अलग था, मैग्नेटिज्म अलग था, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म एक हो गया। आपको पहले पता था कि न्यूटन ने सबसे पहला यूनिफिकेशन किया था
कि जो हेवेंस के बॉडीज है, जो हमारे विद इन द अर्थ का रूल है, उसको यूनिफाई किया था। मतलब जो ग्रेविटी हमारे विद इन द अर्थ लग रहा है और हेवन में लग रहा है, यानी क्या जो भी यूनिवर्स में लग रहा है, स्पेस में लग रहा है, उसको एक माना था, एक किया था, एक करके सॉल्व किया था। तो बचपन से और शुरुआत से हमारा कोशिश यही रहा है कि हम थ्योरीज को यूनिफाई कर पाए। थ्योरीज को यूनिफाई अगर आप नहीं कर पाइएगा तो बताइए आप सिंगल थ्योरी पे कैसे पहुंचिएगा। जैसे कि अगर आप समझना चाहें, जैसे कि मान लेते हैं आपके पास स्टार्टिंग में 3-4 थ्योरीज है, आप इसको यूनिफाई किए और यूनिफाई करने के पास आपके पास बस अब 3 थ्योरी बचा। फिर आप यूनिफाई किए, अब आपके पास सिर्फ 2 थ्योरी बचे और फिर आपने यूनिफाई किया और आपके पास सिर्फ सिंगल थ्योरी बचा। तो ये है रास्ता, जो है ये जो आपको रास्ता दिख रहा है, ये है यूनिफिकेशन का रास्ता। मतलब हम लोग सिंगल थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले चैप्टर में इसका डिस्कस किया गया यूनिफिकेशन द एंशिएंट बिलीफ। मतलब शुरुआत से ही हम लोगों का ये सपना रहा है कि हम लोग अपने थ्योरी को यूनिफाई करें। दूसरा जो टॉपिक इसमें सीखने वाले हैं हम लोग, वो ये है कि आइंस्टाइन क्वेस्ट फॉर यूनिफिकेशन। मतलब आइंस्टाइन भी इस चीज को चाहते थे कि यूनिफिकेशन की तरफ हम लोग बढ़े और अपने अंतिम सांस तक आइंस्टाइन यूनिफिकेशन पे काम करते रहे। अनफॉर्चुनेटली अधूरा रहा, पर वो काम करते रहे। तीसरा चीज जो है वो राइज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, मतलब जो क्वांटम थ्योरी फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स है, उसका राइज के बारे में चर्चा किया गया। चौथा जो चीज है वो आपका थ्योरी ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग, वही थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के बारे में चर्चा किया जाएगा। और पांचवा जो चीज है वो है आपका डार्क यूनिवर्स। आपको पता है कि रिसेंटली डार्क एनर्जी या डार्क यूनिवर्स या डार्क मैटर पे भी बहुत चर्चाएं हो रही है। तो इस बुक में डार्क एनर्जी या डार्क यूनिवर्स के बारे में भी बातें की गई है। छठा जो आपके पास चीज है वो ये है द राइज ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी। जैसा कि मैंने पहले बोला कि स्ट्रिंग थ्योरी के को फाउंडर और फाउंडर मिस्टर काकू हैं, तो इन्होंने यहाँ पे स्ट्रिंग थ्योरी को भी इंट्रोड्यूस कराया है। इसका प्रॉमिस यानी कि क्या क्या प्रिडिक्शन ये करता है और इसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम है। अगर स्ट्रिंग थ्योरी एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है तो क्यों नहीं अभी तक इसे माना गया है द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग? क्यों? क्योंकि इसके में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इस बुक में शायद आपको ये डिस्कस किया गया है कि इसके क्या क्या प्रोज है और क्या क्या कॉन्स हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक हमें दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि फाइंडिंग मीनिंग इन द यूनिवर्स। मतलब हम लोगों का क्या महत्व है, हम लोगों का क्या रोल है, उस चीज को हम इस यूनिवर्स में, इस बुक में खोजने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो ये बेसिकली 7 चैप्टर से मिलके बना हुआ है ये बुक। उन 7 चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हर चैप्टर को आपको ईच संडे में डिस्कस किया जाएगा। आज सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पे चर्चा करते हैं, जो कि इसका है आपका फर्स्ट कंटेंट, जो कि चैप्टर बेसिकली नहीं है पर इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू फाइनल थ्योरी। उसके बाद एवरी संडे को हम लोग ईच चैप्टर डिस्कस करेंगे और इस बुक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ इंट्रोडक्शन टू द फाइनल थ्योरी, मतलब फाइनल थ्योरी की तरफ इंट्रोडक्शन। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस चीज को। इंट्रोडक्शन मतलब शुरुआत करते हैं किसकी तरफ? द फाइनल थ्योरी की तरफ। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आई लिखा हुआ है। पहले लाइन में कहा जा रहा है कि इट वॉज टू बी द फाइनल थ्योरी, a single framework that would unite all the forces of the cosmos, or choreograph everything from the motion of expanding universe to the most minute dance of subatomic particles। तो समझते हैं इसका मतलब क्या है। यहाँ कहा जा रहा है कि इट वॉज टू बी द फाइनल थ्योरी, उसे होना चाहिए था, वो था एक फाइनल थ्योरी। क्या था? a single framework that would unite all the forces। मतलब कह रहे हैं कि हम लोगों के पास जो एक समय थ्योरी था और थ्योरी हम लोग इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, वो एक ऐसा थ्योरी होना चाहिए था। मतलब ये हम लोगों के एक्चुअली गोल के बारे में बताया जा रहा है कि आखिर ह्यूमैनिटी का गोल क्या है, आखिर ह्यूमैनिटी का साइंस को लेके गोल क्या है, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। तो हमारा गोल हमेशा से यही रहा है
कि हम लोग एक सिंगल फ्रेमवर्क में, मतलब जैसे नहीं कहा जाता एक सिंगल रूफ में, एक सिंगल घर में पूरा प्रोडक्शन चालू कर देना, तो एक सिंगल फ्रेमवर्क में दैट वुड यूनाइट ऑल द फोर्सेस, मतलब हमारा हमेशा से यही गोल रहा है कि हम एक सिंगल फ्रेमवर्क में जितने भी फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, उन सबों को यूनाइट कर दे, मतलब एक फोर्स को समझे। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे मान लेते हैं कि बिग बैंग हुआ, बिग बैंग हुआ, तो बिग बैंग से ही हर चीज निकला। तो मान लेते हैं यहाँ पे 10 अगर फोर्सेज हैं, ये मान लीजिए कि F1 फोर्स है कुछ, ये आपका कुछ F2 है, ये कुछ F3 और ये कुछ F4 है, तो ये चारों फोर्सेस तो एक ही फोर्सेस से ना स्प्रेड हुए हैं। तो हम लोग यही सिंगल फोर्स के सर्च में है, और हम लोग एक थ्योरी डेवलप करना चाहते थे हमेशा से और चाहते हैं, जो कि एक सिंगल फ्रेमवर्क में सारे फोर्सेस को यूनाइट कर ले, मतलब एक जगह कर ले ऑफ द कॉस्मोस। आखिर कौन कौन से फोर्सेस? कॉस्मोस के फोर्सेस और क्रोयोग्राफ और एंड क्रोयोग्राफ एवरीथिंग फ्रॉम द मोशन, मतलब एक जगह जमा कर ले एवरीथिंग, कहां से? फ्रॉम द मोशन ऑफ द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स टू द मोस्ट माइन्यूट डांस ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि हम लोग एक फ्रेमवर्क, एक सिंगल फ्रेमवर्क बनाना चाहते हैं जिसमें हम यूनिवर्स के जितने भी फोर्सेज हैं, चाहे वो बड़े से बड़े गैलेक्सीज के मोशन के वजह से जो फोर्स है, मतलब जिस फोर्स की वजह से मोशन हो रहा है, चाहे जो माइन्यूट डांस सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, मतलब जो पार्टिकल लेवल पे, जो मॉलिक्यूलर लेवल पे, जो क्वांटम लेवल पे फोर्सेस काम कर रहे हैं, और जो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स मैक्रो लेवल पे जो फोर्सेस काम कर रहे हैं, उस दोनों को हम लोग यूनाइट करके एक सिंगल फोर्स के खोज में हमेशा से थे और बनाना चाहते हैं एक सिंगल फ्रेमवर्क, जिसमें इन सभी प्रकार के फोर्सेस को, चाहे वो फोर्सेस आपका क्वांटम फोर्सेस हो, चाहे वो आपका क्वांटम फोर्सेस हो, चाहे वो आपका मैक्रो फोर्सेस हो, मैक्रो फोर्सेस हो, इन सबों को यूनाइट करके हम लोगों का हमेशा से ये गोल रहा है कि हम लोग एक सिंगल फोर्स पता लगा सके जहां से ये सब चीज स्प्रेड हुआ है या स्प्लिट हुआ है। तो यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये बुक किस चीज के बारे में कह रहा है। अब आगे देखते हैं। The challenge was to write an equation whose mathematical elegance would encompass the whole physics। अब हमारे पास चैलेंज एक्चुअली में क्या है कि हम लोग एक सिंगल इक्वेशन, एन इक्वेशन का मतलब क्या, हम लोग एक सिंगल इक्वेशन लिखना चाहते हैं फिजिक्स का, और उस सिंगल इक्वेशन से हम लोग उस मैथमेटिकल ब्यूटी को दिखाना चाहते हैं जो कि पूरे फिजिक्स को एक इक्वेशन में समा दे। जैसा कि आपको पता है कि इस बुक का मतलब नाम ही है कि द गॉड इक्वेशन, मतलब एक सिंगल इक्वेशन मैथमेटिकल हम लोग लाना चाहते हैं जो कि पूरे फिजिक्स को, फिजिक्स यानी क्या, जो भी यूनिवर्स के फेनोमेनास है उनको एक में क्या कर ले, समा ले, यानी कि एक इक्वेशन से हर चीज को आप एक्सप्लेन कर सके। तो पहले पैराग्राफ में आपने देखा कि इस चीज का चर्चा किया जा रहा है कि हम लोग का बेसिकली हमेशा से गोल ये रहा है कि हम लोग चीजों को यूनिफाई करें, थ्योरीज को यूनिफाई करें, और हमेशा से ये चाहते आ रहे हैं कि हम लोग एक सिंगल फोर्स को डिस्कवर करें जिससे सभी प्रकार के फोर्स जो हम आज देख रहे हैं वो आए हैं, और एक सिंगल इक्वेशन चाहते हैं जो कि पूरे फिजिक्स को, पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लेन कर दे। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड पैराग्राफ की तरफ। तो जैसा कि देख सकते हैं सेकंड पैराग्राफ में, सम ऑफ द मोस्ट इमिनेंट फिजिसिस्ट, बहुत सारे ऐसे फिजिसिस्ट हैं, बहुत बड़े बड़े फिजिसिस्ट हैं इन द वर्ल्ड, embarked अपॉन द क्वेस्ट, मतलब इस क्वेस्ट पे फूट के पड़े हैं, मतलब लगे हुए हैं सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को। वो क्वेश्चन क्या है? एक सिंगल इक्वेशन चाहिए मेरे को। इस चीज को खोजने के लिए बहुत सारे फिजिसिस्ट लगे हुए हैं, जैसे कि स्टीफन हॉकिंग, ऑब्वियसली आप जानते होंगे, द ग्रेट फिजिसिस्ट, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट, इवन गेव अ टॉक विद द ऑस्पिशियस टाइटल। एक बार इन्होंने लेक्चर भी दिया है, ऑस्पिशियल मतलब बहुत ही खूबसूरत टाइटल के साथ। वो टाइटल क्या है आपका? वो टाइटल है इज द एंड इन साइट फॉर अ थ्योरेटिकल फिजिक्स। कह रहा है कि इज द एंड इन साइट फॉर अ थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट, मतलब उन्होंने एक लेक्चर दिया कि क्या थ्योरेटिकल फिजिक्स का कुछ एंड है?
आप समझ रहे हैं ना, क्या थियोरेटिकल फिजिक्स का कुछ एंड है? क्योंकि थियोरेटिकल फिजिक्स होता क्या है? थियोरेटिकल फिजिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम मैथमेटिक्स या के ब्यूटी को समझ के, नेचर को समझ के इक्वेशंस बनाते हैं और फ्यूचर के लिए प्रिडिक्शन करते हैं। तो उसी पे स्टीफन हॉकिंस ने इन बातों पे चर्चा भी किया है और उनका मेनली एक लेक्चर था। उस लेक्चर में उन्होंने एक टाइटल भी दिया है जिसका नाम है कि इज द एंड इन साइट फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स। क्या थियोरेटिकल फिजिक्स के नजर में कोई अंतिम छोर है? इसको मैं अगर हिंदी में लिखूं तो क्या टीपी मतलब थियोरेटिकल फिजिक्स के नजर में कोई एंड है? ये टाइटल से आपको ऑब्वियसली क्लियर हो रहा होगा कि ये टाइटल बात किया जा रहा है किसके बारे में? थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। टीओई का मतलब क्या हो गया? थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। ये टाइटल किसके बारे में बात किया जा रहा है? थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के बारे में बात किया जा रहा है। आपको इस टाइटल को सुन के ही क्लियर हो रहा होगा। सेकेंड पैराग्राफ में इन्होंने बोला है कि जो वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े फिजिसिस्ट हैं वो भी इन क्वेश्चन पे लगे हुए हैं और सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग थर्ड पैराग्राफ की तरफ। देखते हैं थर्ड पैराग्राफ क्या है। कह रहा है कि इफ सच अ थ्योरी इज सक्सेसफुल, अगर ऐसा थ्योरी हम लोगों को मिल जाता है और हम लोग सक्सेस हो जाते हैं इस थ्योरी को खोजने में, इट वुड बी साइंस क्रॉनिंग अचीवमेंट। खतरनाक वाला हमारा अचीवमेंट होगा, एकदम राजा वाला। क्रॉनिंग मतलब क्या? राजा को जो पहनाया जाता है पगड़ी, मुकुट। तो अगर हम लोग अचीव कर लेते हैं इस सक्सेस को, बहुत बैंग होने वाला है हमारे साइंस में, बहुत बड़ा अचीवमेंट हमें हासिल होने वाला है। ऑब्वियसली बात है यार कि तुम्हारे पास एक इक्वेशन होगा जिससे तुम हर चीज एक्सप्लेन कर सकते हो। कितना मतलब खतरनाक बात है ये। अब देखिए आगे, इट वुड बी द होली ग्रेल ऑफ फिजिक्स। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन। कह रहे हैं अगर हम लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो एक पवित्र काम होगा, पवित्र ग्रेल होगा। किसके लिए? फिजिक्स के लिए। एक पवित्र अचीवमेंट होगा किसके लिए? फिजिक्स के लिए। अ सिंगल फॉर्मूला फ्रॉम विच इन प्रिंसिपल वन को डिराइव ऑल द अदर इक्वेशन। देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया, एक लाइन यूज किया गया है, इन प्रिंसिपल। इन प्रिंसिपल का क्या मतलब हुआ कि इन थ्योरी क्या कह रहे हैं कि अगर हमें एक सिंगल इक्वेशन मिल जाता है तो ये फिजिक्स के लिए बहुत ही होली ग्रेल होने वाला है, बहुत ही पवित्र काम होने वाला है। एक सिंगल फार्मूला, एक सिंगल इक्वेशन जिसकी मदद से हम लोग सभी अदर इक्वेशंस जो कि फिजिक्स के हैं सबको क्या कर पाए? डिराइव कर पाए इन प्रिंसिपल, कम से कम। यानी कि प्रैक्टिकली तो आप नहीं कर सकते हो क्योंकि ये जो इक्वेशन बनने वाला है वो इक्वेशन बहुत ही वास्ट, बहुत ही हायर कॉम्प्लेक्स होने वाला है। इवन सिंपल वन लाइनर्स होगा पर बहुत कॉम्प्लेक्स होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारा यूनिवर्स बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो इस इक्वेशन की मदद से कम से कम आप प्रिंसिपल यानी क्या? थ्योरी में कम से कम और जितने भी इक्वेशंस हैं फिजिक्स के उसको डिराइव कर सकते हो। भले प्रैक्टिकल कर पाओ कि नहीं कर पाओ, पर आप प्रिंसिपल में, थ्योरी में इसको आसानी से डिराइव कर सकते हो। आगे देखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिग बैंग एंड मूविंग टू द एंड ऑफ यूनिवर्स। मतलब कहां से कहां तक? बिग बैंग से लेके अभी तक या फ्यूचर तक, यानी कि एंड ऑफ यूनिवर्स तक। It would be the end of product of 2000 of scientific investigation. Ever since the ancient asked the question, what is the world made of? मतलब ये कहा जा रहा है कि जब हम लोगों को एक सिंगल इक्वेशन मिल जाएगा, अगर हम लोग एक सिंगल इक्वेशन को फाइंड करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो जो हमारे बहुत दिनों से जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, बहुत लोग जो लगे हुए हैं खोजने के लिए कि किस चीज से ये यूनिवर्स बना हुआ है, आखिर ये यूनिवर्स वर्क कैसे कर रहा है, और बहुत सारे क्वेश्चन का हमें जवाब मिल जाएगा। तो ये हमारे लिए एक बहुत 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 ब्रेक थ्रू विजन होने वाला है, मतलब हिला देने वाला विजन होने वाला है अगर हम लोग एक सिंगल इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। और हमारे फिजिसिस्ट, चाहे वो हमारे देश के हो या फिर दुनिया के हो, वो फिजिसिस्ट इस चीजों पे लगे हुए हैं थ्योरीज को खोजने के लिए।
बहुत सारा काम हो रहा है। इवन स्ट्रिंग थ्योरी को ऐसा माना जाता है कि ये एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है, पर ये हर जगह अभी तक वैलिड नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से हम लोग इसको कंप्लीटली एक सिंगल थ्योरी नहीं मान रहे। अदरवाइज स्ट्रिंग थ्योरी अभी रिसेंटली, अभी प्रेजेंट टाइम में एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की तरह काम कर रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले स्लाइड की तरफ। अब जो है यहां तक हम लोगों ने क्या देखा, यहां तक हम लोगों ने देखा कि एक्चुअल में हमारा गोल क्या है, हमारा मोटिव क्या है। बात समझ में आ रही है ना, कि हम लोगों को एक सिंगल इक्वेशन चाहिए जो कि हर चीज को एक्सप्लेन करे। अगर हमें मिल जाता है तो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। ऑब्वियसली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक सिंगल इक्वेशन आपको उतना नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब अलग बात है, उस इक्वेशन को समझने के लिए ही पूरा फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, पर एक बार जब समझ गए तो आपको अब पढ़ना नहीं पड़ेगा। आप एक इक्वेशन से हर चीज को डिराइव कर सकते हो। बात समझ में आ रही है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं, जो भी हमारे ग्रेट फिजिसिस्ट हैं थे, उनका क्या थिंकिंग है, वो क्या सोचते हैं इस थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे ग्रेट एंड ग्रेट फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन। इनसे स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है आइंस्टाइन्स ड्रीम, मतलब आइंस्टाइन का क्या ड्रीम था, मतलब वो क्या थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के बारे में सोचते थे। तो चलिए बढ़ते हैं इसकी तरफ। मैं थोड़ा कलर को चेंज कर लेता हूँ। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले स्लाइड की तरफ। I first come across the challenge this dream posed as the child of 8। मतलब ये आई किसके लिए आया है, ये आई आया है आपको मिचियाओ काकू के लिए आया है। रिस्पेक्टेड मिचियाओ काकू ये कहते हैं, आई फर्स्ट कम अक्रॉस द चैलेंज दिस ड्रीम पोस्ट एज अ चाइल्ड ऑफ इट। मतलब ये जो चैलेंज है, किस चैलेंज की बात की जा रही है, ये चैलेंज थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की बात की जा रही है। इस चैलेंज को सबसे पहले मैंने जाना, सबसे पहले मैंने सुना जब मैं 8 साल का था। जब मैं 8 साल का था तब पहली बार मैंने इस चैलेंज के बारे में सुना कि हमारा जो कम्युनिटी है फिजिक्स का या फिर साइंस का, वो खोज रहा है एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। अब ये अपना कहानी बता रहे हैं। वन डे, एक दिन, द न्यूज़पेपर अनाउंस दैट अ ग्रेट साइंटिस्ट हैड जस्ट डाइड। और आपको पता है ये साइंटिस्ट कौन थे, ये साइंटिस्ट थे एल्बर्ट आइंस्टाइन। वन डे द न्यूज़पेपर, पूरा न्यूज़पेपर हर जगह न्यूयॉर्क में हर जगह फैला हुआ है कि ग्रेट साइंटिस्ट अभी मरे हैं। देयर वॉज एन अनफॉरगेटेबल पिक्चर इन दिस पेपर। एक ऐसा दृश्य जिसको कोई कभी नहीं भुला सकता। और वो साइंटिस्ट कौन थे, वो साइंटिस्ट थे आपके एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो साइंटिस्ट। तो आगे देखते हैं, मतलब ये अपना कहानी बता रहे कि आखिर मैं कैसे जाना इस थ्योरी ऑफ एवरीथिंग टॉपिक के बारे में। अब देखिए, इट वाज एन इमेज ऑफ हिज डेस्क विथ एन ओपन नोटबुक। वो जो न्यूज़पेपर था उसमें जो पिक्चर लगा हुआ था वो पिक्चर आइंस्टाइन का था। और वो पिक्चर क्या था, एक इमेज था उनके डेस्क का, मतलब जो उनका रूम था, एल्बर्ट आइंस्टाइन सर का जो रूम था, तो उसमें एक डेस्क लगा हुआ आप देख सकते हैं गूगल पे। एक ओपन नोटबुक, और सामने में एक ओपन नोटबुक खुला हुआ है डेस्क पे। The caption announced that the greatest scientist of our time could not finish the work he had started। मतलब उस न्यूज़पेपर ने एक कमेंट किया, एक कैप्शन लिखा कि हमारे समय के सबसे बड़े साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी को कंप्लीट नहीं कर पाया जिनको उन्होंने स्टार्ट किया था। वो थ्योरी था द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। इसको कंप्लीट नहीं किया और इस चीज के बारे में सुना मिचियाओ काकू ने। अब आगे बोलते हैं कि आई वॉज फैसिनेटेड। मैं सोच में पड़ गया और बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि यार ये कौन सा थ्योरी है जिसको इतने बड़े साइंटिस्ट नहीं कंप्लीट कर पाए। तो चलिए देखते हैं आगे ये क्या कहते हैं। आगे कहते हैं कि व्हाट कुड पॉसिबली बी सो हार्ड दैट इवन अ ग्रेट आइंस्टाइन कुड नॉट सॉल्व इट। मतलब यार क्या टफ थ्योरी है ये, क्या हार्ड चीज है जिसको एक ग्रेट आइंस्टाइन सर भी नहीं सॉल्व कर पाए। आखिर ये क्या बला है, इस चीज को ये जानने की कोशिश करते हैं। That book contained his unfinished theory of everything। वो बुक जो था वो कंटेंट करता था कि जो अनफिनिश्ड थ्योरी था, मतलब जो आइंस्टाइन काम कर रहे थे उसको पूरा नहीं कर पाए, उसके बारे में ये बुक था। ये बुक नहीं, मतलब वो जो आर्टिकल था उसके बारे में
व्हाट आइंस्टाइन कॉल द यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, जिसको आइंस्टाइन क्या कहते थे, जिसको आज हम लोग द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहते हैं, उसको आइंस्टाइन क्या कहते थे, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी। इसी को आइंस्टाइन कंप्लीट नहीं कर पाए। बेसिकली इस थ्योरी में आइंस्टाइन क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी को एक करने में लगे हुए थे। उनको लग रहा था कि क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ गलतियां हैं और उसको ये यूनिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। He wanted an equation, आइंस्टाइन एक इक्वेशन चाहते थे, perhaps no more than 1 inch long बहुत खतरनाक वर्ड है। मतलब आइंस्टाइन एक इक्वेशन चाहते थे जो कि 1 इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए, जैसे कि E इक्वल्स टू MC स्क्वायर, ये 1 इंच से भी बड़ा इक्वेशन नहीं है। इसी तरह का कुछ इक्वेशन चाहते थे that would allow him to, जो इनको अलाउ करे in his word, read the mind of God, जो इनको अलाउ करे कि ये भगवान के दिमाग को पढ़ पाए। भगवान के दिमाग को पढ़ने का क्या मतलब है कि यूनिवर्स के हर चीजों को समझ पाए, यूनिवर्स को अंडरस्टैंड कर पाए कंप्लीटली, यूनिवर्स को कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर पाए। तो ये एक इक्वेशन चाहते थे जो कि 1 इंच से ज्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए, जिसकी मदद से ये गॉड का एक दिमाग पढ़ना चाहते थे कि आखिर गॉड ने इस यूनिवर्स को कैसे बनाया, आखिर ये यूनिवर्स किस चीज से मिलके बना हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं। नॉट फुल्ली अप्रिसिएटिंग द इनॉर्मिटी ऑफ दिस प्रॉब्लम, आई डिसाइडेड टू फॉलो in the footstep of this great man and hope to play a small role in finishing his quest. अब कह रहे हैं मिचियो काकू अपने बारे में कि नॉट फुली अप्रिशिएटिंग द इनॉर्मिटी ऑफ दिस प्रॉब्लम, मतलब इस प्रॉब्लम को मैं उतने ढंग से तभी समझा नहीं और मतलब इसकी ब्यूटी को नहीं देख पाया, पर मैंने ये डिसाइड किया उस दिन से कि मैं इस ग्रेट आदमी के फुट स्टेप को फॉलो करूंगा, जैसा इन्होंने किया वैसा मैं इनके फुट स्टेप को फॉलो करूंगा और एक कंट्रीब्यूशन दूंगा, एक छोटा सा रोल निभाऊंगा उनके थ्योरी को फिनिश करने में। वो थ्योरी क्या था? द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। मतलब मिचियो काकू ने भी ये सोचा कि मैं थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को कंप्लीट करने में एक रोल निभाने की कोशिश करूंगा और वो कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली स्टार्टिंग के पैराग्राफ्स में इन्होंने हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया कि कैसे मैं द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पे पहुंचा, इस क्वेश्चन पे पहुंचा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या। बट मेनी अदर्स हैव आल्सो ट्राइड एंड फेल। ये कहते हैं कि यार बहुत लोगों ने ट्राई किया है और बहुत लोगों ने फेल भी किया है। एज क्रिस्टल फिजिसिस्ट फ्रीमैन डायसन वंस सेड, बताते हैं एक फिजिसिस्ट के बारे में, फ्रीमैन डायसन। एक बार कहते हैं, कौन कहते हैं? फ्रीमैन डायसन कहते हैं द रोड टू द यूनिफाइड फील्ड थ्योरी इज लिटर्ड विद द कॉर्प्स ऑफ फेल्ड एटम्स। मतलब फ्रीमैन डायसन कहते हैं जो रास्ता है ना, ये जो आपका रास्ता है, यहाँ पे आपका क्या है? एक यूनिफाइड फील्ड थ्योरी है। ये जो आप एक रास्ते पे चल रहे हो ना, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी के रास्ते पे, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के रास्ते पे, इस रास्ते पे जो है ना सिर्फ और सिर्फ फेलियर ही मिला है। अभी तक भरा हुआ है फेलियर से, फेलियर 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 सिर्फ भरा हुआ है। तो वही ये बोलते हैं कि एक साइंटिस्ट, एक फिजिसिस्ट जो कि फ्रीमैन डायसन थे, उन्होंने एक बार कहा था यार यूनिफाइड थ्योरी का जो रास्ता है ना भरा हुआ है फेल्ड अटेम्प्ट से। अब आगे देखते हैं। टुडे, आज, हालांकि मेनी लीडिंग फिजिसिस्ट बिलीव दैट वी आर फाइनली कन्वर्जिंग द ऑन द सॉल्यूशन। अब लगता है बहुत सारे फिजिसिस्ट को कि हम लोग अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम लोग बहुत नजदीक आ चुके हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। बहुत सारे फिजिसिस्ट जो ये बात को मान रहे हैं कि हम लोग अपने सॉल्यूशन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या। द लीडिंग एंड टू माई माइंड, अब ये कह रहे हैं कि द लीडिंग, जो मैं अभी लीड कर रहा हूं, मैं इस थ्योरी को समझ रहा हूं, पब्लिश कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, जानने की कोशिश कर रहा हूं। टू माई माइंड, मेरे दिमाग में, ओनली कैंडिडेट इज कॉल्ड स्ट्रिंग थ्योरी। मेरे दिमाग में जो लगता है कि एक थ्योरी है जो कि इस चीज को एक्सप्लेन कर सकता है, जो चीज क्या है आपका थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को एक्सप्लेन कर सकता है, वो थ्योरी है आपका स्ट्रिंग थ्योरी। यहाँ माइंड किसके लिए आया है? मिचियो काकू के लिए आया है। मिचियो काकू बोलते हैं कि जो थ्योरी है, मुझे लगता है कि इस थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को कंप्लीट कर सकता है, वो थ्योरी है आपका स्ट्रिंग थ्योरी, which posits the universe was not made of point particles but of teeny vibrating strings।
ये कहते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी ये कहता है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो पार्टिकल से मिलके नहीं बना हुआ है। हमारा जो यूनिवर्स है वो बल्कि पतले पतले वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग से मिलके बना हुआ है, जो कि वाइब्रेट कर रहे हैं। पतले पतले ढेर सारे स्ट्रिंग से मिलके बना हुआ है। इनका ये कहना है कि ये थ्योरी जो है स्ट्रिंग थ्योरी, इस चीज के नाम से ही लग रहा है स्ट्रिंग थ्योरी, क्योंकि ये कहता है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो टीनी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग से मिलके बना हुआ है, विथ ईच नोट corresponding टू अ सब एटॉमिक पार्टिकल। आपको पता है कि स्ट्रिंग को, जब आप गिटार का स्ट्रिंग है, मान लीजिए आपका स्ट्रिंग है और आप इसको अगर प्लग करते हो, अगर आप इसको प्लग करते हो, एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, वाइब्रेशन या वाइब्रेटिंग नोट क्रिएट होता है। तो यही यूनिवर्स के स्ट्रिंग्स में प्रत्येक नोट, प्रत्येक जो वाइब्रेशन हो रहा है इस यूनिवर्स के इस स्ट्रिंग में, वो एक सब एटॉमिक पार्टिकल का जन्म देता है। जन्म कहने का सेंस है एक सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में दर्शाता है। जो हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब पार्टिकलों के बारे में बात करते हैं, क्वार्क, एंटी क्वार्क, मेसॉन, पाई मेसॉन्स, ये सब पार्टिकल बेसिकली एक पार्टिकल नहीं है, ये एक जनरेट है, ये क्रॉसपॉन्डिंग है किसके, इनके वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स के। स्ट्रिंग डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे वाइब्रेट करता है, डिफरेंट डिफरेंट नोट पे वाइब्रेट करता है, और प्रत्येक नोट जो है एक पार्टिकल को क्रॉसपॉन्डिंग करता है। तो ये बोलते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी बेसिकली बताता है कि हमारा यूनिवर्स जो है वो स्ट्रिंग से मिलके बना हुआ है, और जो पार्टिकल हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वो इस स्ट्रिंग का ही एक मैनिफेस्ट है। तो चलिए आगे देखते हैं। इफ वी हैव हैड अ माइक्रोस्कोप पावरफुल इनफ, अगर हमारे पास एक पावरफुल माइक्रोस्कोप हुआ, वी कुड सी दैट इलेक्ट्रॉन, क्वार्क्स, न्यूट्रिनो आर नथिंग बट अ वाइब्रेशन ऑफ मसल्स लूप्स रिजेंबलिंग रबर बैंड्स। मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास बहुत खतरनाक माइक्रोस्कोप हुआ, तो जब हम लोग क्वार्क, एंटी क्वार्क, इलेक्ट्रॉन ये सब को देखेंगे, एंटी क्वार्क को डायरेक्टली नहीं देखा जा सकता, इलेक्ट्रॉन ये सब को अगर देखेंगे तो उसके अंदर हम लोगों को यही स्ट्रिंग्स मिलेगा, वाइब्रेट करता हुआ एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पे लूप बनता हुआ मिलेगा। इफ वी प्लग द रबर, अगर हम लोग इस रबर को प्लग करते हैं इनफ टाइम्स, बहुत टाइम्स प्लग करते हैं, डिफरेंट वेज, मतलब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं, वी इवेंचुअली क्रिएट ऑल द नोन सब एटॉमिक पार्टिकल। वही मैंने बोला ना कि आपको, अगर आप इस स्ट्रिंग को प्लग करते हो, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हो, तो आपको डिफरेंट 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 सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलेंगे, जो हम लोग आज जान रहे हैं। दिस मीन्स दैट ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी रिड्यूस्ड टू द हार्मोनीज ऑफ दीज स्ट्रिंग्स। मतलब इस स्ट्रिंग के खूबसूरती की मदद से जितने भी फिजिक्स के लॉज हैं उनको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसका एक नाम आपने सुना होगा स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, इसको भी द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहा जाता है। एक्चुअली ये थ्योरी जो है हर चीज के बारे में एक्सप्लेन करता है। अब स्ट्रिंग थ्योरी इससे भी डीप आता है, वो बोलता है कि स्ट्रिंग से ही ये पार्टिकल बने हुए हैं, और जब आप पार्टिकल तक पहुंच गए तो आप पूरा थ्योरी को जान गए। मतलब जो आपका स्ट्रिंग थ्योरी है वो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बन सकता है। अब देखिए आगे ये क्या कहते हैं, आगे कहते हैं केमिस्ट्री इज द मॉलिक्यूल्स, सॉरी मेलोडीज, सॉरी केमिस्ट्री इज द मेलोडी वन कैन प्ले ऑन देम। ये कहते हैं कि केमिस्ट्री एक मेलोडी है, यानी कि मेलोडी समझ रहे हैं ना, एक सॉन्ग, एक स्विफ्ट सॉन्ग जो कि लोग स्ट्रिंग पे प्ले कर सकता है। मतलब जो स्ट्रिंग थ्योरी का स्ट्रिंग है उस पर अगर आप उसको वाइब्रेट करोगे तो समझ लो केमिस्ट्री ट्यून निकल के आएगा, मतलब एलिमेंट्स के बारे में नॉलेज आपको मिलेगा। द यूनिवर्स इज अ सिम्फनी, यूनिवर्स उसका क्या है, सिम्फनी है। एंड द माइंड ऑफ गॉड विच आइंस्टाइन सेड रोड अबाउट इज द कॉस्मोस म्यूजिक रेजोनेटिंग थ्रू द स्पेस टाइम। मतलब इन्होंने इस तीन चीजों को एक्सप्लेन किया है। सबसे पहला केमिस्ट्री, दूसरा यूनिवर्स, और तीसरा स्पेस टाइम, जो कि आइंस्टाइन से बहुत ज्यादा फेमस है। आइंस्टाइन ने इनको बताया कि स्पेस टाइम एक ही चीज होता है। तो इस तीनों चीज को आपका स्ट्रिंग एक्सप्लेन कर देगा। अगर आप केमिस्ट्री जानना चाहते हैं तो उनके जो मेलोडीज है जो उन पे प्ले होंगे, उनके जो डिफरेंट म्यूजिक्स हैं, टोन्स हैं, वो आपको केमिस्ट्री बता देंगे। उनके जो सिम्फनी है वो आपको यूनिवर्स के बारे में बता देंगे। और अगर आप उसके रेजोनेटिंग, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को करते हो, तो आपको स्पेस टाइम के थ्रू, मतलब स्पेस टाइम से होके डिफरेंट कॉस्मिक म्यूजिक भी मिल
जाएगा। बेसिकली ये जो 3 लाइन है ना वो एक्चुअली मेटाफोर की तरह यूज किया गया, मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग थ्योरी को बहुत ही खूबसूरती ढंग से दिखाने की कोशिश की गई है। ये मेनली बता रहा है आपको स्ट्रिंग थ्योरी का ब्यूटी, स्ट्रिंग थ्योरी का ब्यूटी को बता रहा है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो ये सब चीज आपको एक्सप्लेन कर देगा। अब आगे देखते हैं। दिस इज नॉट जस्ट एन एकेडमिक क्वेश्चन, ये एक एकेडमिक क्वेश्चन नहीं है। ईच टाइम साइंटिस्ट हैव अनरावल अ न्यू फोर्स, ये कह रहे हैं कि ये एक एकेडमिक क्वेश्चन नहीं है। हर बार जो भी साइंटिस्ट होते हैं, चाहे वो आइंस्टाइन हो या जो भी ग्रेट साइंटिस्ट होते हैं, हर बार कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं थ्योरी में, कुछ ना कुछ नया फोर्सेस को इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। इट हैज चेंज्ड द कोर्स ऑफ civilization and alter the destiny of humanity। यही जो नया नया फोर्स, नया नया कॉन्सेप्ट, नया नया फिनोमेना हम लोग इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, ये हमारे ह्यूमैनिटी को, डेस्टिनी को, मतलब हमारे गोल को बदलते रहता है। कभी कुछ हम लोग सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ निकल के आ गया तो उसके अकॉर्डिंग सोचने लगते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जो न्यू फोर्सेज हम लोग खोजते रहते हैं, ये हमारे कोर्स ऑफ सिविलाइजेशन, हमारे सिविलाइजेशन के कोर्स को और हमारे ह्यूमैनिटी के डेस्टिनी को बदलते रहता है। फॉर एग्जाम्पल, Newton's discovery of laws of motion and the gravity led to groundwork for the machine age and industrial revolution। मतलब ये बोल रहा है कि जो न्यूटन का वर्क था, जो कि लॉज ऑफ मोशन था या फिर ग्रेविटी का वर्क था, वो बहुत काम आया मशीन एज के लिए। ऑब्वियसली बात है, पूरा मैकेनिक्स मशीनरी चीज है। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ऑब्वियसली बात है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया, सिविलाइजेशन हमारा चेंज हो गया। उसी तरह माइकल फराडे एंड जेम्स क्लर्क ने जो एक्सप्लेन किया था इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को, द वे ऑफ फॉर इल्यूमिनेटिंग आवर सिटीज, अभी जो लाइट आप देख रहे हो सिटीज में, वो मैक्सवेल और फराडे का ही देन है। इन्होंने जो यूनिफाई किया था एंड गेव अस अ पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर्स, जो आप इलेक्ट्रिक मोटर्स देखते हो, जनरेटर्स देखते हो, और जो भी इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन वाया, जैसे कि मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, जो फोन है, टैबलेट है, इंटरनेट है, ऑल आर बेस्ड ऑन माइकल फराडे एंड जेम्स क्लर्क यूनिफिकेशन। उसी तरह हमारे ग्रेट फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन सर का इक्वेशन E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, मोस्ट फेमस इक्वेशन, एक्सप्लेन द पावर ऑफ स्टार्स एंड हेल्प टू अनरावल द न्यूक्लियर फोर्सेज। मतलब इस इक्वेशन की मदद से हम लोग ये जाने कि एनर्जी और मास डिफरेंट चीज नहीं होता है। मतलब आप एनर्जी से मास बना सकते हो और मास से एनर्जी बना सकते हो। मतलब एक मैसिव स्टार कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट कर सकता है, ये सब हम इस इक्वेशन से पता लगा सकते हैं। आगे देखिए, when Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg and other unlocked the secrets of quantum theory, they gave us the high tech revolution today। जो हम लोग कंप्यूटर्स देखते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग देखते हैं, जो भी सुपर कंप्यूटर देखते हैं, लेजर्स देखते हैं, इंटरनेट देखते हैं, ब्रॉडबैंड देखते हैं, वाईफाई देखते हैं, ये सब इरविन श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग और जो भी क्वांटम थ्योरी को डेवलप करने वाले व्यक्ति हैं, उन सबों के वजह से ही हुआ है। जो भी हम लोग मॉडर्न गैजेट्स देखते हैं वो टोटली बेस्ड है आपको क्वांटम कंप्यूटिंग यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड है। तो इस तरह से इन्होंने ये बताया कि जो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग वो कोई एक सवाल नहीं है, छोटा सा स्कूल का सवाल नहीं, ये एक बहुत लंबा सवाल है। हर आदमी का कंट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ नया ऐड करके जाता है, कुछ ना कुछ हमें समझा के जाता है। उन्हीं का कुछ कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिया हुआ है। अल्टीमेटली ऑल द वंडर्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जितने वंडर्स है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के, मतलब जो भी खूबसूरती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, ओ देयर ओरिजिन टू साइंटिस्ट, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो वो साइंटिस्ट के वजह से ही है। साइंटिस्ट थ्योरी बनाते हैं, इंजीनियर्स उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। वो ग्रेजुअली डिस्कवर द फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड, जिन्होंने बहुत काम करके धीरे धीरे बहुत सारे चीज़ों को अनलॉक किया हमारे यूनिवर्स के बारे में, और तब आज हम इतने मॉडर्न टेक्नोलॉजी बना सके और पहुंच सके। Now scientists may be converging on a theory that unify all the forces। अब साइंटिस्ट जा रहे हैं एक थ्योरी पे सभी फोर्सेस को क्या कर दे, यूनिफाई कर दे।
फोर्सेस बेसिकली क्या क्या है, ग्रेविटी हो गया आपके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया आपका, स्ट्रॉन्ग फोर्स हो गया, न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स हो गया। ग्रेविटी आपको पता है जो कि यूनिवर्स को पूरे यूनिवर्स में लीड करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपको पता है जो चार्जेस को लीड करता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स आपको पता है जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। और वीक न्यूक्लियर फोर्स पता है कि जब डीके होता है अनस्टेबल पार्टिकल्स तो वहां पे एक्ट करता है। तो इन सबों को फोर्स को मिला के एक सिंगल फोर्स की तरफ हमारे साइंटिस्ट आगे बढ़ रहे हैं, जो कि इनटू अ सिंगल थ्योरी की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब ये सिंगल थ्योरी आ जाएगा तो पता नहीं किस प्रकार के टेक्नोलॉजी हमारे पास होंगे, शायद हम वो कर सके जो आज हम अपने ड्रीम्स में सोच सकते हैं। अल्टीमेटली इट may answer some of the deepest mysteries and the question in the all of science। मतलब अगर हमारे पास साइंटिफिक थ्योरी यानी कि एक सिंगल थ्योरी आ जाता है साइंटिफिक थ्योरी, तो हम लोग शायद वो क्वेश्चन का जवाब दे सके जिसका जवाब आज हमारे पास नहीं है। वो कुछ कुछ क्वेश्चंस इन्होंने पुट किया है, चलिए देखते हैं। जैसे कि व्हाट हैपेंड बिफोर द बिग बैंग, बिग बैंग से पहले क्या हुआ था। व्हाई डिड इट बिग बैंग इन द फर्स्ट प्लेस, क्यों बैंग ही हुआ। व्हाट लाइज ऑन द अदर साइड ऑफ ब्लैक होल, आखिर ब्लैक होल के दूसरे साइड क्या है। जैसे कि आपका ब्लैक होल है तो यहाँ सिंगुलैरिटी है, तो इधर क्या है ये पता लगाना। इस टाइम ट्रैवल पॉसिबल, क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है, क्या हम पास्ट में जा सकते हैं, क्या हम फ्यूचर में जा सकते हैं। आर द वार्म होल्स टू द अदर यूनिवर्स, क्या वार्म होल से हम लोग एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकते हैं। आर द हायर डायमेंशन, क्या यहाँ पे हमारे यूनिवर्स में जैसे कि हम लोग जानते हैं 4 डायमेंशन है, तो क्या यहाँ पे हायर डायमेंशन भी पॉसिबल हो सकते हैं। इज देयर इज मल्टी यूनिवर्स और पैरेलल यूनिवर्स, क्या यहाँ पे पैरेलल यूनिवर्स है, मल्टी यूनिवर्स है। इन सबों क्वेश्चन का जवाब शायद अगर हमको एक यूनिफाइड थ्योरी मिल जाता है तो शायद हम लोग दे पाए। चलिए आगे देखते हैं। This book is about to the quest to find the ultimate theory and all the bizarre twists and turns of what is an undoubtedly one of the strangest chapter in the history of physics। ये बुक बेसिकली एक बुक है जो कि इस प्यास को खोज रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि वो उस अल्टीमेट थ्योरी को जानने की कोशिश करेगा। इस बुक उसी की ये बुक उसी की तरफ लिखा गया है, उसी के टुवार्ड्स लिखा गया है। एक स्ट्रेंजेस और बिजायर ट्विस्ट और टर्न्स, जो भी फिजिक्स में ट्विस्ट एंड टर्न्स आए हैं जो कि हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स को बदल के रख दिया है, फिजिक्स को बहुत बदल के रख दिया है, मॉडर्नाइज कर दिया है, ये बुक उसी सब के बारे में चर्चा करेगी। वी विल रिव्यू ऑल द प्रीवियस रिवॉल्यूशन, हम लोग देखेंगे कि जो भी रिवॉल्यूशंस पहले किए गए हैं और आज किए जा रहे हैं उन पे नजर डालेंगे। विच हैव गिवन आवर टेक्नोलॉजी, दिया है हमें स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूटोनियन टू द mastery of electromagnetic forces and development of relativity and quantum theory and the string theory today। मतलब जो भी फिजिक्स के प्रीवियस और आज तक के थ्योरीज हैं उन पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस बुक में। एंड वी विल एक्सप्लेन how this theory may also unravel the deepest mysteries of space and time। मतलब ये थ्योरी, कौन सा थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी। ये जो स्ट्रिंग थ्योरी है किस तरह आपके स्पेस टाइम या बहुत सारे मिस्ट्रीज को सॉल्व करता है, ये हम लोग देखने वाले हैं। आपको पता है किस प्रकार के मिस्ट्री, जो ऊपर दिए गए कुछ कुछ क्वेश्चंस था, किस तरह ये थ्योरी उसको एक्सप्लेन करता है, ये हम लोग देखेंगे। तो ये बेसिकली जो सबसे पहला टॉपिक था वो टॉपिक था आपका आइंस्टाइन ड्रीम। आखिर आइंस्टाइन का क्या ड्रीम था, और उसी टॉपिक में इन्होंने कुछ हिस्टोरिकल बातें भी की। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है वो टॉपिक है एन आर्मी ऑफ क्रिटिक्स। मतलब एक पूरा दल जो कि क्रिटिक्स करता है, जो कि व्यंग कसता है। आखिर किस पे व्यंग कसता है, चलिए ये देख लेते हैं। हालांकि हर्डल रिमेन्स, अभी भी स्ट्रिंग थ्योरी आने के बाद भी जो कि ये कह रहा है कि ये थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, फिर भी बहुत सारे स्टोन्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। क्या क्या है देखते हैं। फॉर ऑल द एक्साइटमेंट जनरेटेड बाय स्ट्रिंग थ्योरी, जितने भी एक्साइटमेंट, जितने भी खुशियां हम लोगों को स्ट्रिंग थ्योरी से मिला है, क्योंकि ये बहुत चीजों को एक्सप्लेन करता है। द क्रिटिक्स हैव बीन कीन टू द पॉइंट आउट इट्स डिफेक्ट्स। फिर भी लोग इसके डिफेक्ट्स में कहते नहीं है कि किसी में कुछ अच्छा है और कुछ बुरा है तो हम लोग पहले बुराई पे जाते हैं, अच्छाई पे नहीं जाते हैं। और देखिए ये साइंस है तो साइंस में डिफेक्ट्स तो पहले देखा ही जाना चाहिए, पर इसकी ब्यूटी को भी emphasize करना चाहिए। एंड आफ्टर ऑल द हाइप एंड फ्रिंजी रियल प्रोग्रेस हैज स्टल्ड। चलिए हम लोग पहले देखते हैं कि इस स्टल्ड का मीनिंग क्या है, तब हमें ये सेंटेंस शायद और क्लियर होगा। मैं देखता हूँ गूगल पे आखिर स्टल्ड का मीनिंग क्या है।
आपका वर्ड क्या है? STALLED, स्टल्ड। स्टॉप रनिंग आफ्टर ऑल दिस हाइप एंड फ्रेंजी। मतलब ये सब क्रिटिक्स के बाद भी स्ट्रिंग थ्योरी अपना प्रोग्रेस कर रहा है, वो रुक नहीं रहा है। ये यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मैग्निफेस्ट करते हैं, इसको बढ़ावा देते हैं कि स्टल्ड मतलब अभी भी नॉट स्टॉपिंग, अभी भी रुक नहीं रहा है स्ट्रिंग थ्योरी अपने प्रिडिक्शन को सही प्रूव करने के लिए। द मोस्ट ग्लेयरिंग प्रॉब्लम इज दैट, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है स्ट्रिंग थ्योरी के साथ वो ये है कि फॉर ऑल द फ्लैटरिंग प्रेस extolling the beauty and complexity of the theory, we have no solid testable evidence. सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम जो इस थ्योरी के साथ आता है वो आता है इसका प्रैक्टिकल एविडेंस। हमारे पास अभी तक कोई प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं है कि हम लोग स्ट्रिंग थ्योरी को वेरीफाई कर पाए। आगे आने वाले इसी चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे कि आखिर स्ट्रिंग थ्योरी को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, आखिर स्ट्रिंग थ्योरी ऐसा क्या है जिसको आप लोग प्रैक्टिकली इजिली नहीं देख पाएंगे। वंस इट वाज होप दैट द लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर, जो आप सुने भी होंगे नाम, फर्मी लैब या फिर लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर जो होता है आउटसाइड जेनेवा, जेनेवा में है स्विट्जरलैंड, द बिगेस्ट पार्टिकल एस्लेटर इन द हिस्ट्री, बहुत बड़ा पार्टिकल एस्लेटर, एक ऐसा एस्लेटर जिसके अंदर पार्टिकल को बहुत तेज स्पीड से एस्लेट करवाया जाता है, कोलिजन कराया जाता है, यहीं से बहुत सारे पार्टिकल को डिस्कवर किया गया है। वुड फाइंड कंक्रीट एविडेंस फॉर द फाइनल थ्योरी बट दिस हैज रिमेन इल्यूसिव। तो चलिए देखते हैं इल्यूसिव का मतलब क्या है, तब हमें समझ में आएगा। इल्यूसिव, इल्यूसिव का मीनिंग होता है नॉट इजी टू कैच, रिमेन इल्यूसिव मतलब नॉट इजी टू कैच। अब देखते हैं किसके बारे में कहा जा रहा है, नॉट इजी टू कैच मतलब ये कहा जा रहा है कि एक बार ऐसा माना गया कि जो लार्ज हाइड्रोजन लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर में जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स डिस्कवर हुए, तो ऐसा एक बार सोचा गया कि यार ये जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल डिस्कवर हो रहे हैं ना, ये शायद हमारा फाइनल थ्योरी बन जाए। पर इतना जल्दी आसान नहीं है कि आप एक फाइनल थ्योरी को कैच कर ले। बात समझ रहे हैं ना? द LHC लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर वाज एबल टू फाइंड द हिग्स बोसोन, हिग्स बोसोन जिसको कहा जाता था गॉड पार्टिकल, जो कि मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि जो ऐसा पार्टिकल जो कि चीजों को मास देता है, क्वार्क हो या इलेक्ट्रॉन, इसको मास प्रोवाइड का काम करता है हिग्स बोसोन। एक बार जो है ये कामयाब हो गया आपका लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर हिग्स बोसोन को फाइंड करने के लिए, और हिग्स बोसोन कहा जाता था पहले, अगर हिग्स बोसोन फाइंड हो जाता है तो फिर हमको एक कंप्लीट थ्योरी मिल जाता है, इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। बट दिस पार्टिकल वाज ओनली अ टीनी मिसिंग पीस ऑफ द फाइनल थ्योरी। ये पार्टिकल हमारा अल्टीमेट थ्योरी नहीं बना, ये पार्टिकल बल्कि एक छोटा सा पार्ट है हमारे फाइनल थ्योरी का। चलिए देखते हैं क्या क्या और एक्साइटमेंट या खतरनाक खतरनाक चीजें हुई हैं। हालांकि एम्बिशियस प्रपोजल हैव बीन मेड फॉर एन इवन मोर पावरफुल सक्सेसर टू LHC, देयर इज नो गारंटी दैट दीज कॉस्टली मशीन्स विल फाइंड एनीथिंग ऑन। बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए LHC में, पर लगता नहीं है कि कॉस्टली मशीन्स जो है फाइंड कर पाएंगे एट ऑल। कोई गारंटी नहीं है कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे फाइनल थ्योरी को। नो वन नोज फॉर सर्टेन व्हाट एनर्जी वी विल फाइंड न्यू सबएटॉमिक पार्टिकल दैट कुड वेरीफाई द थ्योरी। मतलब ये कहा जा रहा है कि क्यों नहीं आखिर ये मशीन्स नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं ना है कि कितना एनर्जी चाहिए एक सब एटॉमिक, एक नए सब एटॉमिक पार्टिकल को फाइंड करने के लिए हमें कितना एनर्जी चाहिए ये हमें पता नहीं है। व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड वी डोंट नो, इसलिए शायद गारंटी नहीं है कि इस चीज को ये फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। बट परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी इज दैट इट प्रिडिक्ट्स अ मल्टी यूनिवर्स। मतलब स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में सबसे खतरनाक क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि ये प्रिडिक्ट करता है कि हमारे यूनिवर्स में एक सिंगल यूनिवर्स नहीं है, हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे यूनिवर्स हैं। आइंस्टाइन once said that the key question was, did God have a choice in making the universe? क्या गॉड ने कुछ सोच के यूनिवर्स बनाया? इज द यूनिवर्स यूनिक? क्या यूनिवर्स, ये जो यूनिवर्स जिसमें हम रह रहे हैं वो एक खास यूनिवर्स है?
string theory by itself is unique वो अपने आप में खास है, but it is probably has an infinite number of solution। मतलब ये कह रहा है स्ट्रिंग थ्योरी एक यूनिक थ्योरी है, एक खास थ्योरी है, पर इसका जो सॉल्यूशन है ना वो इनफाइनाइट है। ये बहुत सारे यूनिवर्स के बारे में प्रिडिक्शन करता है कि हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। Physicists call this the landscape problem, the fact that our universe may be just one solution among an ocean of other equally valid ones। मतलब ये कह रहा है फिजिसिस्ट इसको कहते हैं ये एक लैंडस्केप प्रॉब्लम है। तो लैंडस्केप मतलब आप जान रहे हो कि लैंडस्केप मतलब क्या होता है, चलिए इसको देखते हैं तब और क्लियर होगा। तो हम लोग देखते हैं कि लैंडस्केप का मतलब क्या होता है। तो लैंडस्केप का मतलब होता है एवरीथिंग यू कैन सी व्हेन यू लुक अक्रॉस अ लार्ज एरिया। मतलब लैंडस्केप का मतलब आप कह सकते हो कि एकदम लार्ज लैंड कह सकते हो, लार्ज एरिया कह सकते हो, लार्ज एरिया आप कह सकते हो। फिजिसिस्ट कॉल दिस ए लार्ज प्रॉब्लम, मतलब इतना बड़ा प्रॉब्लम, इतना बड़ा स्केल में फैला हुआ प्रॉब्लम। मतलब ये कि जो स्ट्रिंग थ्योरी का इक्वेशन है उसके जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट है। उसी इनफाइनाइट सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन हमारा यूनिवर्स निकल के आता है, और जो बचे हुए सॉल्यूशंस है वो भी इक्वली प्रोबेबल है वही होने के जो वो एक सॉल्यूशन निकल के आया है। मतलब स्ट्रिंग थ्योरी जो है आपका मल्टी यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को इनहेंस या मैनिफेस्ट या इम्फेसिस करता है। If our universe is one of the many possibilities, then which one ours? तब सवाल ये उठता है कि अगर ये एक लैंड है उसमें बहुत सारा यूनिवर्स है, तो इस यूनिवर्स में से अगर ये बहुत सारा यूनिवर्स है तो कौन सा यूनिवर्स हमारा है? क्या ये, क्या ये, क्या ये कौन सा यूनिवर्स हमारा है? इस चीज को भी हमें जानना है। What then is the predictive power of string theory? अब क्या पावर हुआ स्ट्रिंग थ्योरी का? आखिर ये बता ही नहीं पाएगा कि कौन सा यूनिवर्स हमारा है तो फिर क्या फायदा? इज इट अ थ्योरी ऑफ एवरीथिंग और अ थ्योरी ऑफ एनीथिंग? बहुत फनी बात कहा गया है कि क्या स्ट्रिंग थ्योरी किसके बारे में कहा गया? स्ट्रिंग थ्योरी, क्या स्ट्रिंग थ्योरी एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है या ये एक थ्योरी ऑफ एनीथिंग है? कोई एक पर्टिकुलर चीज का थ्योरी है या सब कुछ का ही थ्योरी है? ये सवाल उठता है। तो आगे आने वाले जो भी स्लाइड्स है उसमें हम लोग यही जानेंगे। स्ट्रिंग थ्योरी को जब हम लोग जान लेंगे तब हम लोग थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं कि क्या ये थ्योरी सिर्फ एनीथिंग थ्योरी है या फिर थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आई यानी किसके बारे में बोला गया? मिचियाओ काकू के बारे में बोला गया है। मिचियाओ काकू, आई एडमिट दैट आई हैव ए स्टेक इन दिस सर्च। चलिए देखते हैं स्टेक का मतलब क्या होता है, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्टेक, STAKE, स्टेक का मतलब होता है आपको वुडन पोल, अ पार्ट ऑफ अ कंपनी। मतलब आई एडमिट आई हैव ए स्टेक मतलब मैं एक पार्ट हूं किसका? इस सर्च का, इस रिसर्च का। आई हैव बीन वर्किंग ऑन स्ट्रिंग थ्योरी सिंस 1968, मतलब मैं 1968 से इस पे काम कर रहा हूँ। एवर सिंस इट इमर्ज एक्सीडेंटली, अनअनाउंस एंड टोटली अनएक्सपेक्टेड। हमेशा ये बहुत खूबसूरत रिजल्ट लेके आता है। कौन? स्ट्रिंग थ्योरी। और बहुत अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स लेके आता है। आई हैव सीन द रिमार्केबल इवोल्यूशन ऑफ द दैट theory that developed from a single formula into a discipline with a whole library of worth research paper। क्या कर रहे हैं कि आई हैव सीन द रिमार्केबल इवोल्यूशन ऑफ द थ्योरी, मैंने इस थ्योरी का इवोल्यूशन देखा है। जो पूरे रिसर्च पेपर हैं, जितने भी थ्योरीज हैं, उन सब का एक समावेश, एक सिंगल थ्योरी, इसको मैंने देखा है। टुडे स्ट्रिंग थ्योरी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मच ऑफ द रिसर्च बीइंग डन इन द वर्ल्ड लीडिंग लैबोरेटरी। और ये कह रहे हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी आज जो है जितने भी रिसर्च हो रहे हैं लैबोरेटरीज में, उनका एक फंडामेंटल थ्योरी, एक बेसिस मान के किया जा रहा है स्ट्रिंग थ्योरी को। This book will hopefully give you a balanced, objective analysis of string theory, breakthrough and limitation। ये बुक बेसिकली आपको स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में बताएगा, उसके लिमिटेशन के बारे में बताएगा, उसके ब्रेक थ्रूज के बारे में बताएगा, उसके सक्सेस के बारे में बताएगा। मतलब इस बुक में आप स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में जानोगे। It will also explain why this quest has seized the imagination of the world top scientists and why this theory has generated so much passion and controversy।
आप इस बुक में ये भी जानोगे कि ये क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को खोजने का जो प्रयास है वो कैसे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट को चौंका दिया, उनके इमेजिनेशन को एकदम झंझोड़ के रख दिया है। एंड क्यों ये थ्योरी बहुत ज्यादा ही इम्प्रेसिव और कंट्रोवर्सी है। कौन सा थ्योरी? स्ट्रिंग थ्योरी। मतलब क्यों ये बहुत कंट्रोवर्सी है और बहुत ज्यादा ही पैशनेट है, यानी कि इंटरेस्टिंग है। मतलब इस बुक में बेसिकली आप हिस्ट्री देखने वाले हो फिजिक्स का और स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में जानने वाले हो। तो हमारा इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। हम लोगों ने देखा कि इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम लोग चर्चा कर रहे थे। इस इंट्रोडक्शन को अगर मैं सम अप करूं तो आपने देखा कि इस इंट्रोडक्शन में जो इंट्रोडक्शन हम लोग देख रहे थे, इतने देर से समझ रहे थे, इसमें बेसिकली बताया गया है हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स कि कैसे साइंटिस्ट, कैसे थ्योरीज आया, हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट थ्योरीज के हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। सेकेंड चीज जो चर्चा किया गया है वो किया गया है इम्पोर्टेंस ऑफ थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के बारे में भी चर्चा किया गया है। थर्ड थिंग जो किया गया है चर्चा कि डिफरेंट अटेम्प्ट्स बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को, डिफरेंट अटेम्प्ट्स टुवार्ड्स किसके तरफ, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के तरफ डिफरेंट अटेम्प्ट्स किए गए हैं। और अंतिम में जो इस चीज के बारे में बताया गया है वो बताया गया है स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में। तो ये बेसिकली 4 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया गया है इंट्रोडक्शन में। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन इस बुक का समझ में आया होगा, जो कि ये है कि हम लोग सर्च में निकले हैं द गॉड इक्वेशन का। अगर हमें ये इक्वेशन मिल जाता है तो ये ह्यूमन रेस के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और इस इक्वेशन को जानने के लिए बहुत थ्योरीज लगे हुए हैं, जिसमें से एक थ्योरी है स्ट्रिंग थ्योरी। तो आगे आने वाले वीडियोस में इस बुक में हम लोग जो भी कंटेंट दिया हुआ है उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपके पास कोई क्वेरीज रह जाता है तो आप प्लीज और प्लीज मुझे टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट करें या फिर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट पुट करें। मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई देने का। और इस लेक्चर को आप बेहतरीन ढंग से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। और हाँ, आपका सोचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मेरे सोच से नहीं चलना है, आपको एक्चुअल सोच से चलना है कि एक्चुअली में क्या होना चाहिए। आप खुद सोचिए अपने दिमाग से। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।